नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 के लिए सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्या है? संप्रेषक या व्याख्याता की? तो बिल्कुल गलत है। टीचर की जो भूमिका संप्रेषक व व्याख्याता की नहीं होती है। क्यों? शिक्षा का काम केवल संप्रेषण या फिर केवल व्याख्या करना ही नहीं होता है। क्या बोला? सुगमकर्ता की। बिल्कुल क्या है? शिक्षक की जो भूमिका होती क्या होती है? सुगमकर्ता की होती है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। उच्च आत्म क्षमता जो होती है तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है। सेकंड के लिए निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया, ये क्या है? आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यह प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सामाजिक नियमों कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाएगा? सामाजिक नियमों कानून के विरुद्ध बात कर रहा है तो बाल अपराधी बालक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? बाल अपराधी बालक कहलाएगा। प्रश्न संख्या 4, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, तो ये किसकी भूमिका है? प्रगतिशील भूमिका या फिर प्रबुद्धवादी भूमिका है, या फिर प्रजातांत्रिक भूमिका या फिर प्रभावशाली भूमिका है? तो ये क्या है? आपका प्रजातांत्रिक भूमिका है। क्या है? ये प्रजातांत्रिक भूमिका है। बात कर रहा है शिक्षक का। कभी भी आपको अगर सीटेट के प्रश्न में अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपका प्रभुत्ववादी शब्द बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों है? क्योंकि ये निगेटिव शब्द है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है? क्या है? व्यक्तिगत समायोजन करना, या फिर सामाजिक व राजनीतिक चेतना, या फिर व्यवहार परिवर्तन, या फिर स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। बात कर रहा है अधिगम के लिए। अधिगम का जो सबसे उपयुक्त कार्य होता है वो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करना। प्रश्न संख्या 6, एक शिक्षक बच्चों द्वारा दी गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह क्या इंगित करता है? बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर शिक्षक अगर क्रोध प्रकट कर रहा है तो ये क्या इंगित कर रहा है? वह शुभचिंतक है? बिल्कुल नहीं। उसमें ज्ञान की कमी ये जरूरी नहीं है, मतलब कि ये कथन सही नहीं है। वह कुंठित है, ये भी बात सही नहीं है। क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। क्या है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संवैधानिक संशोधन है? नहीं। सेकेंड कह रहा है, यह एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। बिल्कुल क्या है? आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ग्रेड अंकों के लिए? बिल्कुल नहीं। जांच परीक्षण के लिए नहीं होता है कि आकलन किसके लिए होता है? प्रेरणा के लिए होता है। किसके लिए? प्रेरणा के लिए होता है। इसके लिए भी नहीं होता कि बच्चे को पृथक्करण श्रेणीकृत करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसके लिए होता है? प्रेरणा के लिए होता है। और बच्चे कहाँ समस्याएं महसूस करें, इसके लिए भी होता है। कौशल सीखने में पहली अवस्था है, तो कौशल सीखने में जो पहली अवस्था होती है अनुकरण होती है। प्रश्न संख्या 10, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मानसिक आयु का तो किसने किया है? विनय साइमन ने किया है। प्रश्न संख्या 11, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो आपका मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, डैश डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। क्या यह प्रभावी या फिर भावनात्मक या फिर संरक्षण उन्मुखी या फिर सुरक्षा उन्मुखी है? तो ये क्या है आपका? यह आपका है, आपका यह क्या है? भावनात्मक है। क्या यह भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? तो बच्चे का अनुत्तीर्ण हो जाने का भय जो है सकारात्मक रूप से नहीं प्रभावित करेगा, नकारात्मक रूप से। सहपाठियों प्रतियोगिता, ये भी आपको नकारात्मक रूप से ही प्रभावित करेगा। थर्ड है अर्थपूर्ण घनिष्ठ संबंध, ये आपको क्या है? सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। माता पिता का जो दबाव होता है वो भी बच्चों को नकारात्मक रूप से
प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 14, आकलन है क्या है बच्चों को लेबल और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति? नहीं, बच्चे को आकलन, लेबल, वर्गीकृत, ग्रेडिंग, अंक इसलिए नहीं करना होता है। ठीक है, कह रहा है प्रतियोगिता भावना को नहीं, क्या है ये भी गलत है। क्या है सीखने को सुनिश्चित करने के तनाव दबाव देने को उत्पन्न करना, ये भी गलत है। सीखने में सुधार करने का एक तरीका है, बिल्कुल क्या है आकलन सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। प्रश्न संख्या 15, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का तो यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। बच्चों को उनकी कभी योग्यता, अंक, ग्रेड, जाति, धर्म या किसी भी चीज़ के नाम पे अलग नहीं करना है। ठीक है, यह विश्वास करता है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या ये दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? बिल्कुल क्या है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन यही है, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, क्या कह रहा है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य थे? गलत है। उन्हें विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल क्या है आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, कह रहा निम्न में से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? कह रहा सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, कह रहा सामाजिक रूप से वंचित समस्या जो नहीं है, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। प्रश्न संख्या 18, कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है क्या आश्रित चर है या फिर स्वतंत्र है या फिर मध्यस्थ चर है? क्या है तो आपका क्या हो जाएगा, बात कर रहा है शिक्षार्थी की यानी विद्यार्थी की, तो आपका आश्रित चर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, कह रहा है RTE एक 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह में कार्य के घंटे निर्धारित तो कितने हैं? 45 हैं। प्रश्न संख्या 20, कह रहा है डायडस छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला जो होती है आपकी प्रेरणा होती है। क्या होती है? प्रेरणा से छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रश्न संख्या 21, कह रहा है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? तो यह किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन था तत्परता के नियम पर आधारित है। प्रश्न संख्या 22, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है तो क्या है? संप्रत्यय निर्माण का तो पृथक्करण तो बिल्कुल नहीं होगा, विभेदीकरण भी नहीं होगा, तो क्या है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन था प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न संख्या 23, कह रहा प्रक्षेणात्मक अध्ययन संप्रत्यय दिया गया है तो किसने? बंडूरा ने दिया है। प्रश्न संख्या 24, कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बंडूरा जी की बात हो रही है, तो बंडूरा जी जो है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है? तो किसमें गणित का अध्ययन किया, पर्यावरण का किया, भाषा अध्ययन किया है? तो आपका क्या हो जाएगा आपका सभी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये सभी। प्रश्न संख्या 26, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखते हैं समझ गए, तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है, जबकि आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम क्या है? सीखने के नियम है। प्रश्न संख्या 27, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहले ध्यान दें, बच्चों जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत है। क्या सही कथन पूछ रहा है आपका पहला बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि निष्क्रिय करा, जबकि बच्चे सक्रिय प्राप्त करता है। सेकंड बोल रहा है बच्चे समाधान करता है, बिल्कुल है। बच्चे वैज्ञानिक संशोधन करता है, बिल्कुल है। बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक है, बिल्कुल है। तो आपका पहला ऑप्शन छुटा के यानी सभी ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे कि पहला ऑप्शन किस किस में है, उसको देख के कट कर देंगे। इससे क्या होता है कि आपका प्रश्न जल्दी भी सॉल्व हो जाता है और थोड़ा सा आपका समय का जो होता है बचत हो जाता है। तो पहला इसमें है, इसे काट देंगे, इसमें भी है, इसे भी काटेंगे और इसमें भी है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, कह रहा विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है? कह रहा यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना।
गलत है। सेकेंड है विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को कभी भी तर्कशक्ति करने के लिए बोला जा रहा है, प्रोत्साहित करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ऐसे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। आप पर एक टैग वीडियो और हमने एक टैग वीडियो डाला सीटेट के लिए। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा। सीटेट में CDP में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टैग वर्ड से आपके सॉल्व नहीं होते, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके टैग वर्ड के अनुसार भी सॉल्व हो जाते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, प्रतियोगिता परीक्षण से नहीं। सेकेंड है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। बिल्कुल क्या है, निपुणता पाने में मदद देकर। थर्ड बोला साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम टॉफी देकर नहीं। यह आपकी बाह्य प्रेरणा हो जाएगा, उसमें चिंता डर पैदा करके यह भी आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। क्या विषय केंद्र शिक्षा, शिक्षक केंद्र शिक्षा, या फिर क्रिया केंद्र शिक्षा, या फिर बाल केंद्र शिक्षा? तो क्या है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। सो फ्रेंड्स, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।